हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, प्रणाम, आभार, अभिनंदन। माय नेम इज आदित्य ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गेटवे टू ईएसी। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें मैं सबसे पहले चैनल के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। उसके बाद में मटेरियल साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसका सिलेबस डिस्कशन और अपन वेटेज की कुछ बात करेंगे। राइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल के बारे में एक चीज़ देख लो कि चैनल किस बारे में and what kind of videos you will going to see in the future, right? So as the name of channel suggests, gateway to EAC, ठीक है। तो ये चैनल जो है वो गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पे बेस्ड है, ठीक। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं फॉर मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रांच के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितने भी सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे, राइट। ये दो एग्जाम अगर कवर कर ली तो ऐसा है कि जितनी भी दूसरी एग्जाम्स हैं, राइट, जैसे बार्क हुआ, इसरो हुआ, एसएससी जेई हुई, स्टेट पीएसयू हुई, जो भी कोल इंडिया लिमिटेड है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जो भी एग्जाम्स हैं वो सबका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होती है उसमें ही सारा सिलेबस आ चुका होता है और गेट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, तो अपन वो चीज भी देखेंगे, राइट। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम तो जो है एसएससी जेई की या स्टेट पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इतना बड़ा बड़ा सिलेबस क्यों पढ़े, ठीक है, या इंजीनियरिंग सर्विस के लिए हम तैयारी क्यों करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा है कि अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ईएसी में सीट कम होती है तो भैया तुम एक चीज समझो ना, बच्चे तैयारी तो उसके लिए कर रहे हैं और वो बच्चे अब कौन सी एग्जाम निकालेंगे, वो बच्चे घुसेंगे एसएससी जेई में, स्टेट पीएसयू में और भी जो दूसरी एग्जाम्स है वहां पे घुसेंगे, राइट। तो उनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है ना, क्योंकि उनने तो ऑलरेडी हाई लेवल का पढ़ रखा है, ठीक। और दूसरी बात ये कि यार अगर तुमको फ्री में यूट्यूब पे बैठे बैठे मिल रहा है तो फिर पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने जितने भी गर्लफ्रेंड्स हो, जितने भी बॉयफ्रेंड हो, सीनियर जूनियर, सबके साथ में लिंक को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो अब अपन आगे की बात करते हैं, ठीक। मैकेनिकल ब्रांच में जो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, वो स्टार्टिंग कर रहा हूं फ्रॉम मटेरियल साइंस, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है मटेरियल साइंस, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। अब देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसका सिलेबस और वेटेज मैं बता दूंगा, और जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे मटेरियल साइंस के लिए मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं वो है WD कैलिस्टर, ठीक। ग्रंथ होता है पूरा मटेरियल साइंस का, तो एक तो ये WD कैलिस्टर फॉलो कर रहा हूं और एक स्टीव कल्पक जियान करके एक बुक आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की। ये दो बुक मैं रेफर कर रहा हूं फॉर टीचिंग मटेरियल साइंस। आपको जो आगे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें ऐसा है कि कंसेप्ट जो है वो इन बुक्स से लिए हुए हैं, ठीक। और इन बुक्स के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। और उसके बाद में जो गेट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्री के और मेंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो अपन देखने वाले हैं, ठीक। ये तो हो गई भाई बुक्स की बात। अब अपन वापस आते हैं मटेरियल साइंस के इंट्रोडक्शन पे। तो देखो, ऐसा है, इसकी स्टार्टिंग अगर मैं करूं तो इसको ऐसे समझो, ये आपको क्या बता रहा है। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको कोई बंदी पसंद आ गई, ठीक। अब ऐसा है कि अगर उसने सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के डिसीजन ले लिया तो भैया उसको जीवन भर पछताना पड़ सकता है, ठीक। इट में भी पॉसिबल कि जीवन भर उसको पछताना पड़े, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऐसा ही रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। कोई बंदी को कोई बंदा पसंद आ गया और सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी देख के उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है, साथ रहने का, तो दिक्कतें आ सकती है, ठीक। तो भैया ऐसा है कि आपको एक दूसरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, इंटरनल प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगी, क्या थॉट्स हैं एक दूसरे के लिए, क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, वो सब देखना पड़ेगा। उसी टाइप से, उसी प्रकार से जो मटेरियल साइंस है, वो मटेरियल साइंस आपको मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अगर कोई भी कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है, मैंने एक सिंपल सा बोला कि एक शाफ्ट डिजाइन करना है। अब शाफ्ट के लिए, शाफ्ट की तुमने देखी एप्लीकेशन कहाँ है, उस पर किस प्रकार के लोड लग रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ लोड्स आर अप्लाइंग ऑन दैट शाफ्ट, टेंसाइल लोडिंग हो रही है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, और भी जो भी जिस
किस तरीके के लोड्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने मटेरियल डिसाइड किया। ठीक, वो मटेरियल आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? क्योंकि हमने मटेरियल साइंस डेवलप कर रखा है। मटेरियल साइंस में हम कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जैसे मान लो एक कोई मेटल की रॉड थी, ठीक, स्टील मान लो, स्टील की रॉड है, कुछ भी ले सकते हो, मेटेलिक रॉड है। ठीक, अब ऐसा है भैया, मटेरियल साइंस आपको क्या बताएगा, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, तुमने इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से तुमने उस छोटे से पार्ट को देखा तो तुमने भैया क्या ऑब्जर्व किया? तुमने ऑब्जर्व किया कि भैया इसके अंदर कुछ कॉलोनी ऑफ एटम्स थे जो डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज थे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में अरेंज थे। इनका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कुछ दूसरे एटम अपन ले लेते हैं, उनका ओरिएंटेशन, मतलब देखो एटम्स तो सेम है, बस उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है। इनका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा था, यहां पे कुछ एटम्स ले लिए, इनका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का था, ठीक है। और अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें आगे रिपीट होने वाली है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा और वीडियोस आएंगे ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। अभी आप सिर्फ कहानी सुनते जाओ। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर का एम जो है वो है आपका इंटरेस्ट डेवलप करना टुवर्ड्स मटेरियल साइंस, ठीक है। जब आप देखोगे आगे तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगी कि मटेरियल साइंस जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जितना इंटरेस्ट लेके आप थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ते हैं, उतना ही इंटरेस्ट से हम मटेरियल साइंस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भैया इसके स्ट्रक्चर को देखा, एक छोटा सा पार्ट मैंने देखा, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन में एटम्स अरेंज थे, ठीक। और ये डिफरेंट ओरिएंटेशन के एटम्स को ही, डिफरेंट ओरिएंटेशन का जो ये ग्रुप ऑफ एटम था उसको मैंने बोल दिया ग्रेन। क्या बोल दिया? ग्रेन। तो यहां पे तुमको दिख रहा है टोटल 3 ग्रेन है, ठीक, टोटल 3 ग्रेन है। ये रहा पहला ग्रेन, ये रहा दूसरा ग्रेन, और ये रहा तीसरा ग्रेन पूरा, राइट। सो ग्रुप ऑफ एटम और कॉलोनी ऑफ एटम विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज नोन एज ग्रेन, एंड द बाउंड्री विच आर सेपरेटिंग 2 or more ग्रेन इज नोन एज ग्रेन बाउंड्री, ठीक। तो तुमको दिख रहा है कि ये जो बाउंड्री है, जिसको अभी मैंने रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ये बाउंड्री जो 2 या 2 से ज्यादा ग्रेन्स को सेपरेट कर रही है, और या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि द रीजन ऑफ ओरिएंटेशन मिसमैच ऑफ एटम्स इज नोन एज ग्रेन बाउंड्री। क्योंकि तुम एक चीज ऑब्जर्व करो कि भैया ग्रेन बाउंड्री के ऊपर जो एटम्स है उनका मिसमैच हो रहा है। इस ग्रेन बाउंड्री के लेफ्ट साइड में तुमने देखा एटम्स का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा था, जबकि राइट साइड में एटम्स का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से था। तो जो रीजन ऑफ ओरिएंटेशन मिसमैच हुआ, जहां पे एटम्स का मिसमैच हो रहा है उनके ओरिएंटेशन का, उस बाउंड्री को तुमने क्या बोल दिया? ग्रेन बाउंड्री बोल दिया, ठीक। अब भैया ये ग्रेन बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये डिफेक्ट होता है इस एक तरीके का। क्या डिफेक्ट होता है वो मैं बताता हूं, जरा ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो कि ग्रेन बाउंड्री के एडजेसेंट जो एटम्स थे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम विच आर इनसाइड द ग्रेन। फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रेन बाउंड्री के एडजेसेंट में जो एटम्स हैं, ये रहा पहला एटम, ये रहा मान लो दूसरा एटम, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम विच आर इनसाइड द ग्रेन। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया ग्रेन के अंदर अगर बात करो तो ग्रेन के अंदर जो एटम्स थे वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज थे, राइट। तो उनकी बॉन्ड लेंथ एक फिक्स थी, चली आ रही थी भैया, जैसी चलना थी। लेकिन ग्रेन बाउंड्री के ऊपर जब तुम आए तो ग्रेन बाउंड्री के ऊपर तुमने देखा कि भैया जो एटम्स थे उनका मिसमैच हो गया, जो ऑर्डर फॉलो हो रहा था वो ऑर्डर जो है डिस्ट्रॉय हो गया। और इस ऑर्डर के डिस्ट्रॉय होने के कारण या मिसमैच होने के कारण एटम्स की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया उस बॉन्ड को
ब्रेक करना आसान होगा। अरे भैया, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है ना कि उनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? उनके बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम हुआ होगा, इसीलिए तो वो दूर दूर गए, वरना पास पास ना होते। ठीक, तो अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ पे इजीली हथौड़ा मारे या किसी भी प्रकार का फोर्स लगाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म करे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे वो बाहरी व्यक्ति जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगी और अटैक मारेगी इन ग्रेन बाउंड्रीज के एटम पे। ठीक, अटैक अंदर भी मार सकती थी, बट बात क्या थी कि अंदर अटैक मारने से पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने देखा कि भैया इस द्वार को ज्यादा आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एटम्स की ज्यादा है, इसलिए उसने सबसे पहले यहां पे अटैक मारा। ठीक, और अपन ने बोल दिया कि जो मटेरियल है वो क्या हो चुका है, मटेरियल करोड हो चुका है, उसमें करोजन लग चुका है, उसमें जंग लग चुकी है, राइट, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, अब सवाल उठता है कि अगर मैंने प्रॉब्लम बता दी तो भैया उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आके इस किले को तोड़ना चाह रहा है, दरवाजे को तोड़ना चाह रहा है, तो एक काम करो, ये घर के मेंबर्स ने क्या किया कि भैया कोई रक्षक बिठा दो। उस रक्षक का नाम है क्रोमियम। ठीक, अब ये क्रोमियम क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? बाहरी उस व्यक्ति से जो यहाँ पे अटैक कर रहा था। मतलब ये क्रोमियम जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रक्षा करेगा। ठीक, कैसे रक्षा करेगा अभी अपन देखते हैं। देखो, जब मैंने इस मटेरियल में क्रोमियम ऐड किया तो क्या हुआ, ये क्रोमियम जो है वो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आई, ठीक, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने देखा कि भैया किले को तोड़ा जा सकता है, वो आई अटैक करने। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर आई, उसने देखा कि वहां पे एक रक्षक बैठा हुआ था। उस क्रोमियम ने बोला, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बोला कि भैया देखो, मुझे यहाँ पे रक्षा करने के लिए बिठा रखा है, तो एक काम करो, तुम भी मेरी टीम में आ जाओ, अपन मिलके रक्षा करते हैं। ये लोग अपने को पार्टी देने वाले हैं। ठीक, घर के मेंबर्स जो थे, मतलब जो ग्रेन के अंदर के लोग थे, वो क्या देने वाले, पार्टी वगैरह देने वाले। ठीक, तो क्रोमियम ने उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को भी पटा लिया। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो इनिशियली आ रही थी वो क्रोमियम के साथ मिल गई, और मिलके उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया क्रोमियम ऑक्साइड। और ये Cr2O3 की लेयर, जो क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर है भैया, वो ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके इकट्ठी हो गई। पूरी ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके ये लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, इकट्ठी हो गई। क्यों ग्रेन बाउंड्रीज पे ही जाके इकट्ठी हुई? क्योंकि भैया ग्रेन बाउंड्रीज पे जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो ग्रेन बाउंड्रीज पे बनने वाले जो वॉइड्स होते हैं उनका साइज भी ज्यादा होता है। तो कोई भी फॉरेन एलिमेंट अगर बनता है, ठीक, जैसे ये मान लो ये एटम आयरन का था, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, आयरन का था। अब आयरन में ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये फॉरेन एलिमेंट हुआ ना, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर आयरन का है, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड आ रहा है। तो जो भी फॉरेन एलिमेंट होता है उसको भेज दिया जाता है ग्रेन बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि वहां पे वॉइड्स का साइज ज्यादा होता है। ठीक, तो ये फॉरेन एलिमेंट जो होते हैं ये सब कहां पे जाके रहते हैं, वॉइड्स, जहां पे इनको ज्यादा जगह मिलती है, मतलब कि ग्रेन बाउंड्रीज पे। तो भैया क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी है, प्रोटेक्टिव लेयर, और इस लेयर ने अब जो फर्दर ऑक्सीजन आ रही थी उसको आने से मना कर दिया। मतलब मना करने से मेरा मतलब यह है कि फर्दर ऑक्सीजन जब इस ग्रेन बाउंड्री के एटम्स को अटैक करना चाहेगी तो वो अटैक नहीं कर पाएगी, बिकॉज वहां पे क्रोमियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि क्रोमियम डालने से, किसी भी मटेरियल में अगर मैंने क्रोमियम ऐड कर दिया तो उसका करोजन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका करोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, करोजन को रेजिस्ट करने की क्षमता, मींस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अटैक
ना करने देना, वो वाली बात बोल रहा हूं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट था जो छोटा सा एक मैंने ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री का कंसेप्ट बताया। ठीक, अब ये सारा ज्ञान आपको कहां से मिला? ये सारा ज्ञान आपको मिला मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस ये सारी बात करेगा, मटेरियल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बातें होंगी। ठीक, और कुछ अगर बात करूं और छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अगर दूं तो जैसे ऐसे समझो आपने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पढ़ा है। प्लास्टिसिटी अभी छोड़ो, इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है। इलास्टिसिटी क्या होती है वो समझने के लिए जरा यहां पे फोकस करो। ये मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है। ठीक, ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग थी, मैंने इस पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक फोर्स लगाया। ठीक, उस फोर्स का अमाउंट इतना है कि वो इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ठीक, तो जब मैंने वो छोटा सा फोर्स लगाया और इसको छोड़ा, मतलब जब फोर्स को रिमूव किया, तो ये जो मटेरियल था, ये जो स्प्रिंग थी, ये वापस अपने इनिशियल शेप में आ गई। ठीक, इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। कुछ बच्चे ने बोला सर ये कौन सी नई बात है, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, KG1 क्लास में हमने पढ़ लिया था ये सारी बात। मैंने बोला हाँ भैया तुमने ये पढ़ा था, लेकिन मटेरियल साइंस ने तुमको ये बताया, मटेरियल साइंस ने तुमको ये बताया कि भैया ये जो स्प्रिंग थी, इसमें जब तुमने इलास्टिक फोर्स लगाया और मान लो किसी एक छोटे से पोर्शन को अगर मैं देखूं, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर अपन देखें कि अंदर क्या हो रहा है, तो अंदर भैया अंदर ये हो रहा था कि ये मान लो ये एटम्स थे, दो एडजेसेंट एटम्स मैंने ड्रॉ किए, उनके बीच की ये बॉन्ड लेंथ बनाई। ठीक, जब मैंने इस स्प्रिंग पे स्ट्रेस लगाया तो इन एटम्स पे भी स्ट्रेस लग रहा है, और स्ट्रेस लगने के कारण ये क्या हो गए, स्ट्रेच्ड हो गए, दूर दूर खसक गए। इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो बॉन्ड लेंथ अब बढ़ चुकी है। ठीक, देखो ये सारा केस तभी हो रहा है जब ये जो मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं, ये स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से कम है। ठीक, लेस देन इक्वल टू इलास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं, वहां की बात नहीं की है, मैं सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। ठीक, तो देखो भैया जब तुमने ये स्ट्रेस लगाया तो भैया ये जो एटम्स थे, एटम्स जो है उनमें स्ट्रेचिंग हो गई, वो उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, वो एक दूसरे से दूर चल गए। और जैसे ही तुमने फोर्स रिमूव किया तो एटम्स अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गए। वापस से जब फोर्स लगाने पे वो दूर दूर गए थे, अब जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव किया वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, और एटम्स के इस मूवमेंट को ही तुमने एक्सटर्नली किस रूप में देखा? तुमने एक्सटर्नली देखा कि बॉडी ने अपना वापस से जो इनिशियल शेप था वो गेन कर लिया। समझ में आया? ठीक, अब एक चीज समझो, यहां से मैं यंग्स मॉड्यूलस को रिलेट करूंगा अभी। देखो ये चीज तो तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ी है कि अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को तुम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हो। राइट, ये बात पता है भैया, 11th क्लास में पढ़ लिया था हमने। मटेरियल साइंस ने तुमको एक्चुअल में बताया कि यंग्स मॉड्यूलस का या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मटेरियल लेवल पे क्या मतलब होता है। इसका मतलब बेसिकली होता है इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दूं कि मेजर ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। बिटवीन एटम्स। ठीक है, समझो इस बात को समझो। इसका मतलब क्या हुआ? जो दो एडजेसेंट एटम्स थे उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, उस फोर्स को तुम मेजर कर लो, वही यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ये बात तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ने नहीं बताई, ये बात तुमको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ने नहीं बताई, ये बात तुमको कौन बता रहा है? मटेरियल साइंस बता रहा है। ठीक,
और अगर ये इंटर एटॉमिक फोर्स का मेजर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि भैया अगर ये दो एटम्स थे, एडजेसेंट एटम थे, उनको तुमने हीट एनर्जी दी, उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब हीट एनर्जी दी, तो भैया ये बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। ठीक, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे मतलब सेपरेशन उनकी इंक्रीज हो रही है या यंग्स मॉड्यूलस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या था, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेपरेशन, राइट। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को एटॉमिक लेवल पे उसका मतलब क्या होता है, ये मटेरियल साइंस ने आपको बताया। ठीक है, अगर मान लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो जरा फिर से यहां पे फोकस करो। ये जो स्प्रिंग थी अगर मान लो मैंने इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी कि दैट फोर्स क्रॉसेस द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल, मतलब इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, ये देखो। ठीक, तो जब मैंने अभी फोर्स रिमूव किए तो तुमने देखा मटेरियल का शेप जो है वो वापस उसने अपना इनिशियल शेप नहीं गेन किया, मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है। इसी को मैंने बोला कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, अब जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो भैया एटॉमिक लेवल पे ये जो दो एटम्स थे, इलास्टिक में तो बस ये हुआ था कि भैया इनमें स्ट्रेचिंग हुई थी, एटम्स में स्ट्रेचिंग हुई थी, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हुए और इस एटम ने नए एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया, इस एटम ने नए एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोसेस रिपीट होती चलती है पूरे क्रिस्टल में, ठीक, पूरे स्ट्रक्चर में। और इस प्रोसेस की वजह से एटम्स के ओरिएंटेशन में, एटम्स की जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंज आता है, और उस चेंज को आप एक्सटर्नल रूप में कैसे ऑब्जर्व करते हो, उस चेंज को आप एक्सटर्नल रूप में ऑब्जर्व करते हो कि मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका होता है, एटम्स की पोजीशन चेंज हो चुकी होती है, और उस चेंज इन पोजीशन के कारण आप ऑब्जर्व करते हो कि मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया है। ठीक, ये था मटेरियल लेवल पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब। कैसे होता है, वी विल गोइंग टू सी दैट। ठीक है, दैट फिनोमिना इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, वो सब अपन देखेंगे। अब जैसे देखो, एक चीज समझो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे मेल्टिंग की बात करूं, ठीक, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मेल्टिंग का। ठीक है, तो मेल्टिंग के बारे में सबको पता है कि भैया सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है मेल्टिंग, बिल्कुल करेक्ट है। बट मटेरियल साइंस आपको एक्चुअल में बता रहा है कि एक्चुअल में मेल्टिंग मटेरियल लेवल पे कैसे होती है। तो ऐसा है कि ये मान लो सॉलिड के एटम्स थे जो अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज हमको पता है कि हर वो मटेरियल जो 0 केल्विन के ऊपर है उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी तो होगी ही होगी। ठीक, तो ये सब एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड। हाई फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड के साथ में ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक, जब आपने एक्सटर्नली हीट इनको सप्लाई की, ठीक, अरे मेल्टिंग करवाना है तो भैया हीट दोगे ना। जैसे मान लो सॉलिड था, तो सॉलिड को जब हीट दोगे तब तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो जब आपने हीट उनको दी तो क्या हुआ, ये जो वाइब्रेशन थे, अब भैया उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया। मतलब अब हाई फ्रीक्वेंसी तो पहले भी थी, अभी भी है, बट नाउ एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो बिकम्स हाई। मतलब अब वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत तेज, और इनका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया कि भैया ये जो बॉन्ड्स थे, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। जो एटम्स के बीच के बॉन्ड्स थे वो सब ब्रेक हो गए, और बहुत सारे बॉन्ड्स जब एक साथ ब्रेक हुए तो मटेरियल का फेस चेंज ही हो गया। और आपने एक्सटर्नली आपने देखा कि मटेरियल जो है उसने अपना फेस बदल लिया, और जो सॉलिड जो था
वो सॉलिड अब सॉलिड नहीं रहा, वो कुछ और बन चुका है, और उस कुछ और का नाम अपन ने दे दिया कि उस कुछ और का नाम क्या है, लिक्विड है। तो मैकेनिज्म समझ आया मेल्टिंग का क्या मैकेनिज्म था। ये मैकेनिज्म होता है मेल्टिंग का। ये बात आपको किसने बताई? ये मटेरियल साइंस ने बताई। ठीक, तो आई थिंक आपका जो इंटरेस्ट था, मैंने पूरा ट्राई किया कि आपका इसके सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि ऐसा है अगर आपका इंटरेस्ट पैदा होता है तो आप ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, हर जगह ट्रू है ये बात। अगर मान लो आपको कोई बंदी पसंद आ गई या किसी बंदी को कोई बंदा पसंद आ गया तो वो बंदी ज्यादा एफर्ट लगाएगी ना, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप खुद एफर्ट लगाओगे उसको समझने में, राइट? देखो, इंट्रोडक्शन की पूरी बात हो चुकी है। अब अपन इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं और वेटेज देख लेते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है कि गेट का सिलेबस लिखा है, और नीचे जो है, नीचे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, ईएसी का सिलेबस है, राइट? तो अब देखो, इसमें एक चीज देखो, अगर वेटेज की बात करूं तो भैया गेट में तो ये सब्जेक्ट जो है ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, 2 से 3 मार्क्स का ही आता है इसका वेटेज। बट अगर ईएसी में बात करें तो ईएसी में आप देखोगे कम से कम 12-15 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक, और भी जो दूसरी एग्जाम है, ठीक, कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार वो फोकस करेंगे सिर्फ गेट पे, बोलेंगे अरे सर गेट में तो बहुत कम है, 2-3 मार्क्स का ही वेटेज है, हम क्यों पढ़े ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो भैया ऐसा है, देखो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं जो गेट एक ही एग्जाम पे फोकस करते हो, निकाल भी लेते हैं अच्छे मार्क्स से। बट इन जनरल, ओवरऑल में बात कर रहा हूं कि सिर्फ एक एग्जाम के दम पे आप नहीं रह सकते हो, आपको और भी जो एग्जाम्स हैं उन सबके तैयारी करना पड़ेगी, सबका सिलेबस देख के चलना पड़ेगा। तो अगर आप और एग्जाम्स की बात करो, लाइक इसरो है, बार्क है, एसएससी जेई है, स्टेट पीएसयूज है, ठीक, तो उनमें आप देखोगे मटेरियल साइंस से भर भर के क्वेश्चन है भैया, बहुत पूछा है। ठीक, और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया इस सब्जेक्ट में आपको उतने एफर्ट नहीं लगाने हैं जितने आपको थर्मोडायनेमिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको मारने एफर्ट। यहाँ पे ऐसा है कि जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, कहानी सुन लो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगा लो, इन जनरल आपका काम हो जाएगा अगर आपने कंसेप्ट से पढ़ रखा है तो। ठीक, एफर्ट तो यहाँ पे भी मारने पड़ेंगे, बट मैं कंपेयर कर रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये तो था वेटेज। अगर अपन सिलेबस देखें तो भैया सिलेबस में ऐसा है कि यहाँ पे एक चीज फोकस करो। पहला टॉपिक है, गेट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर बोल दूं या बेसिक क्रिस्टलोग्राफी बोल दूं ईएस में, ये दोनों सेम चीज है। स्ट्रक्चर में ऐसा है कि भैया मटेरियल इंटरनली कैसे बना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या हेक्सागोनल क्लोजपेक स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का उसमें इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स का, वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको फील आएगा ही नहीं कि आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्यूब बनाने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, आपको लगेगा कि सिर्फ मैथ्स ही चल रहा है, न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा है। दूसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। प्रॉपर्टीज जो है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपने पढ़ी थी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, स्टिफनेस, रेजिलियंस, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी रिपीट होने वाली है। बस बात क्या है, यहाँ पे हम मटेरियल लेवल पे उनका क्या मतलब है वो सब चीजें अपन देखने वाले हैं। जैसे मैंने अभी एक इंट्रो दिया था इलास्टिसिटी का, ठीक, ऐसे ही सबका अपन देखेंगे मटेरियल लेवल पे क्या मीनिंग होता है, वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, उसके साथ साथ में ऐसा है कि और भी जो है प्रॉपर्टीज अगर पढ़ लेंगे तो क्या है, प्रॉपर्टीज को कैसे बदला जा सकता है वो सारी चीजें अपन देखेंगे हीट ट्रीटमेंट में। ठीक, जैसे मुझे पता है कि यार इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, मान लो कोई मटेरियल था वो बहुत हार्ड था, लेकिन मैं चाहता था कि भैया मेरे को इसकी हार्डनेस को कम करना है, इसमें डक्टिलिटी इंड्यूस करवानी है, तो मैंने हीट ट्रीटमेंट अप्लाई किया। हीट ट्रीटमेंट में अलग अलग मेथड्स होती हैं, अपन देखेंगे उन सब मेथड्स की हेल्प से अपन मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। वो सारे कारनामे कहाँ होने वाले, हीट ट्रीटमेंट में। ये भी सेम है, ईएस में भी सेम है और गेट में भी इंक्लूड है। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम में भैया ऐसा है कि कुछ 4-5 डायग्राम अपन देखेंगे, उन 4-5 डायग्राम में कुछ रिएक्शंस होंगी, 3-4 रिएक्शन, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरीटेक्टिक, पेरीटेक्टॉइड,
उन 4 रिएक्शंस का एक फॉर्मेट होगा, वही फॉर्मेट सारे कंपोनेंट्स में रिपीट होते जाएगा। आत्मा सेम रहेगी, सिर्फ वो आत्मा बॉडी चेंज कर रही है। रिएक्शन सेम रहेगी, सिर्फ कंपोनेंट्स बदले जा रहे हैं। उस तरीके से आप देखेंगे कि फेज डायग्राम वाला जो कंसेप्ट है वो भी पूरा कवर हो चुका होगा। ठीक, उन डायग्राम्स में अपन इतने अच्छे से देखेंगे, उन डायग्राम्स को ड्रॉ करना, सारी रिएक्शंस आपको याद हो जाएगी और उस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक, डायग्राम्स दिमाग में बैठे रहेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। फेज डायग्राम भी पूरा कवर हो चुका है, राइट। बात आती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो यूज होते हैं उनके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपन यहाँ पे देखेंगे। ये चीज सॉम में भी चलती है, यहाँ पे भी अपन देखेंगे, राइट। ये गेट का पूरा सिलेबस हो गया। अगर इंजीनियरिंग सर्विस में एक्स्ट्रा सिलेबस की बात करें तो ऐसा है कि एक तो नॉन फेरस मेटल्स, नॉन मेटेलिक मटेरियल और बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल एंड करोजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये कुछ चीज है जो इंजीनियरिंग सर्विस में एक्स्ट्रा दी हुई है। ठीक, तो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल एंड करोजन प्रिवेंशन कंट्रोल, ये टॉपिक अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक, ये था पूरे सिलेबस की कहानी। सो आई होप दैट जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं डेवलप करना चाहता था, आपका इंटरेस्ट वो आपको डेवलप हुआ होगा। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है, वो ये है, वेदर यू आर फ्रेशर और ड्रॉपर, प्रिपेयर नोट्स विथ मी। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते चलो, प्रॉपर नोट्स बना के चलो। ठीक है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, अगर आप कंसेप्ट वाइज इसको समझना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस हो, तो भैया प्रॉपर नोट्स बना के चलो, क्योंकि जो आप लिखते हो वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, राइट। और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा मटेरियल साइंस अपना चालू हो चुका होगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और थी, वो ये कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में शेयर करना बनता है। ठीक है, पसंद आया है तो कर दो शेयर यार। ठीक है, नॉलेज को छुपा के नहीं रखते, सबके साथ बांट के रखते हैं। ठीक है, बांटने से बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।